तो आज मैं आपको डिजिटल आजादी के ऐसे ही एक रचयिता से मिलाना चाहता हूं जो बहुत ही कम एज में इंडिपेंडेंट हो गए। आज फार्मा इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। व्हाइट लेबल गुड्स से लेकर सर्विसेज प्रोवाइड करने से लेकर काफी सारी चीजें इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं। ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर हैं। इतना अच्छा बिजनेस चलता हुआ भी इन्हें इंस्पायर करता है और कुछ करने के लिए। इन्होंने आज डिजिटल मार्केटिंग सीखा, उसे इंप्लीमेंट किया और इसके इंप्लीमेंटेशन से लगभग लाख रुपए की कमाई तो ऑलरेडी कर भी दी है इन्होंने। तो आइए इनकी कहानी जानते हैं इन्हीं की जुबानी। मैं बात कर रहा हूं डिजिटल आजादी के डिजिटल रचयिता एमजेड आलम साहब की। स्वागत है आपका आलम साहब। वेरी गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डिजिटल रचयिता बन चुके हैं। कैसा महसूस करते हैं सर? तो बहुत 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 बढ़िया। थैंक यू वेरी मच फॉर अनाउंसिंग माय नेम। बहुत ही खुशी हो रही है। आलम साहब, आज आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप कहां से हैं, क्या करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के इस क्षेत्र में आप कैसे आए? थोड़ा अपने बारे में बताइए सर। बेसिकली सर, वेस्ट बंगाल, आप जानते होंगे दार्जिलिंग के आसपास एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर दिनाजपुर। मेरा बर्थ जन्म हुआ। और जिस डिस्ट्रिक्ट और जिस ब्लॉक में जन्म हुआ वो उस स्टेट का, उस डिस्ट्रिक्ट का सबसे पीछे छिड़ा हुआ। इवन मेरी ग्रेजुएशन तक हमारे गांव में बिजली नहीं हुआ करता था। तो अच्छा। उस मतलब ग्राम मतलब गांव में मेरा जन्म। लेकिन हुआ ये था कि बैकवर्ड एंड बैक जगह से होने के कारण फैमिली में भी इतना एजुकेशन नहीं रहा, जिसके कारण हमारे फैमिली मेंबर भी काफी ज्यादा थे। तो पढ़ाई जब स्टार्ट किया था, बचपन में शौक था कि पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, जैसे हर बच्चा करते हैं कि हाँ जी आसमान में उड़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो सपना डॉक्टर का था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा होते गए और दुनिया को देखते गए तो लगा कि डॉक्टर तो दूर की बात है, स्कूल में एडमिशन मिल जाती यही सबसे बड़ी बात है। फिर हमने 10th का एग्जाम दिया और 10th एग्जाम देते ही उम्र 18 साल नहीं हुआ था। तो फिर मैंने अपना कुछ इंडस्ट्री में काम किया, मार्केटिंग फाइनेंस में आ गया कि भाई इसमें अर्निंग आती है, जैसे इंश्योरेंस बेचना और पॉलिसीज होते हैं, व्हाटएवर इस तरह का काम मैंने शुरुआत किया। और नेटवर्क मार्केटिंग भी मैंने किया हूँ उसी समय, क्योंकि मैंने 2006 में जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैं 100 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली मेरा साइकिलिंग हुआ करता था डेली। 100 किलोमीटर नॉर्मल है, अर्निंग करने के लिए मुझे करना पड़ता। और इस तरह से करते करते सन 2008-9 में जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ, इंटर कंप्लीट में कॉलेज गया। तो कॉलेज जाने के बाद मेरे पास बाइक ले लिया मैंने और बाइकिंग से अपना काम शुरुआत किया, जर्नी। और अप्रोक्सीमेटली मान के चले कि 200 किलोमीटर बाइक में आ गया था। जहाँ ये 100 किलोमीटर था वहाँ 200 किलोमीटर की जर्नी आ गई। और मेरा एक सबसे बड़ा सपना ये था कि मैं जिस दिन कॉलेज से निकलूं तो मेरा अनएम्प्लॉयमेंट लिस्ट में नाम ना हो, मेरे एरिया का सबसे ज्यादा टैक्स पेयर के में नाम हो। वाह। तो फिर मैंने क्या किया उसमें, जब मैंने कॉलेज पास आउट किया तब मेरा 2.5 लाख की पर मंथ की अर्निंग थी, जो कि मेरे एरिया का सबसे टॉप। फैंटास्टिक। उनके बाद फिर हमने अपना जर्नी थोड़ा और आगे बढ़ा। 2010 में हमारे कुछ और भी मेरे साथ लोग आए और अपना कंपनी की शुरुआत की। बट जब सबसे कम उम्र में थे और समझ ही सकते हैं, कॉलेज तभी तक पास आउट भी कंप्लीट नहीं हुआ था, सेकंड ईयर में था। तो मुझे जितने लोगों ने लाया था उसमें एजेड पर्सन भी थे, सबसे कम उम्र का मैं। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे साथ कुछ ऐसा, मतलब बच्चा समझ के, आप समझे कि टॉफी से बच्चा खुश होगा तो क्यों उसका अपना दिखाऊं, जो दुनिया करते हैं। फिर उसके बाद हुआ ये सर, 2011 में फिर हम कुछ लोग मिलकर अपने कंपनी की शुरुआत किए हैं। और 2011 का एंड से लेकर 2012 हमने बहुत अच्छे तरह से काम किया और इंडस्ट्री को एक अच्छे मुकाम में ले जाने के लिए स्टार्ट किया फाइनेंशियल सेक्टर में। और उसी बीच 2012 में हमने फार्मा का लॉन्च कर दिया था। और सर 2014 से लेकर ये 2023 फार्मा में जो घुलमुल के
तो इसमें जैसे 2016 से हमने अपना प्रोडक्शन शुरू किया और हमारे साथ लोग जुड़ने लगे, तो हमारी एक्सपीरियंस जैसे शेयर करते गए, तो जो हमारे से नुकसान हुआ था, ये लोगों का नुकसान बचने लगा। लोग हमारे को चाहने लगे, हमारे साथ जुड़ने लगे। करेक्ट। जुड़ते लगभग हमारे अप्रोक्सिमेटली 500-700 क्लाइंट बन गए, क्योंकि हमारा ये सी टू सी है, मतलब कंपनी टू कंपनी बिजनेस है। या करेक्ट, समझ गया मैं। हाँ, तो 500-700 क्लाइंट होना बहुत बड़ी बात होती है। कुछ लोग जुड़ा, कुछ लोग टूटा। ऐसे करते-करते हमने 2022 की तक हमारे जो पीछे लायबिलिटीज़ था, वो लायबिलिटीज़ हमने लगभग 80% कंप्लीट कर दी। वाह। 20% हमारे लायबिलिटीज़ आज भी है और हम उसके लिए खड़े हैं। तो फिर फार्मा जैसे हमने स्टार्ट किया और 2022 तक देखा कि ये चीज़ मैं जिस तरह से स्प्रेड कर रहा हूँ और जिस तरह से पॉपुलैरिटी मिल रहा है, लेकिन मैं एनफ नहीं हूँ कि 50, 200 या 500 या 1000 लोग पे एनफ होना चाहिए। मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि भई जब हम लाखों लोगों से पहुँच। अब यहाँ पॉइंट आते हैं कि मुझे प्रोफेशनली पहले तो खुद को करना है और जितने लोगों को मैं ला रहा हूँ उनको भी प्रोफेशनली कराऊँगा। करेक्ट। जब वो आपका 30 डेज़ चैलेंज आया, तो उसमें मैंने जी। रजिस्ट्रेशन किया और 30 डेज़ चैलेंज की 7 दिन में ही हमारे सारे सिस्टम को बिल्कुल एक सेटिंग पे लाके आ गया कि हाँ, दिस इज़ द राइट वे। सबसे बड़ा मेरा सपोर्ट में मेरा मिसेज़ रहा। उन्होंने कहा कि यस व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते हो? आपको जब इतने सारे चीज़ कर लिया, आपको तो फॉर्म फिल करना ही होगा, अच्छा। रचयिता बने या ना बने। और उन्होंने ये कही कि आई डू बिलीव कि आप कर सकते हो। उठो और शुरू कर दो। जी। तो सर 4 दिन बिना सोए वेबसाइट कंप्लीट किया, अपना बैकलिंक क्लियर किया और जितने भी रिकमेंडेड था और सारा चीज़ क्रिएट करके हमने अपना रचयिता का जो है ना फॉर्म फिल किया। तो फिर लास्ट जब लिस्ट आया तो फिर मेरा नाम आया, तो बहुत ही खुश हुआ था और आज सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा जो है मेन टारगेट था कि मुझे करना है और सीखना है। तो इस मेथड को और सिस्टम को वेरी अंडरस्टूड, अब हमें इसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है और इम्प्लीमेंटेशन करके अब आगे की तय करनी है। तो ये रहा सर मेरी छोटी जर्नी शुरुआत से लेकर आज तक। वाह। तो आलम साहब, आपने अपनी जिंदगी में, मैं कह सकता हूं कि लगभग हर पड़ाव देखा है। आपने गरीबी देखी है, पिछड़े गांव से आए हैं, स्ट्रगल देखा है, हार्डवर्क देखा है। आप ऐसे एरिया से आते हैं जहां पर अपॉर्चुनिटीज भी गिनी चुनी होती है, क्योंकि यूजुअली जब बड़े शहर में कुछ लोग होते हैं तो उनके पास अपॉर्चुनिटी बड़ी सारी होती है, लेकिन आप एक ऐसे एरिया से आते हो जो पूरे एरिया में कुछ लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेट आती है और अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं कम था है। ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी था ही नहीं। आई नहीं, मेरा यस। शादी का 1 साल बाद इलेक्ट्रिसिटी आई है। तो आज आपके हिसाब से भारत में जो, चलिए इस वीडियो को देख रहे हर बिजनेसमैन की बात करते हैं, हो सकता है वो बड़े शहरों में हो, बीच वाले शहरों में हो, छोटे गांवों में हो, पिछले एरियाज में हो, डिजिटलाइजेशन कितना जरूरी मानते हो आप? आपको क्या लगता है कि हर बिजनेसमैन ने अपने आप को इस नॉलेज में अपग्रेड करना कितना जरूरी है? सर अब बात अब फिर मेरा जहाँ से मैं खत्म किया था वहीं आते हैं। देखिए, जब हमारी कंपनी में मैं आया तो कॉर्पोरेट न्यूज़ भी रखना पड़ता था हमें, मार्केट का भी न्यूज़ रखना पड़ते थे और जबकि ग्राउंड लेवल से हम काम करते थे, तो हम पूरे भारत में हमने देखा और अप्रोक्सिमेटली मैं हर स्टेट गया हूँ, एक आधी स्टेट छूटा होगा और अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का तो मतलब सारी जगह गली-गली घूम रखा हूँ। तो जहाँ आज की डेट में डिजिटलाइज़ेशन इतनी ज़रूरी अगर हमें नहीं भी है ना, तो हमें ज़रूरी ज़बरदस्ती हो जाएँगी। ना हर तरह से डिजिटल को भारत सरकार तैयार कर रहे हैं कि लोग आके डिजिटल के कगार पे खड़े हो जाए लाइन पे। और करेक्ट। पहली बात तो ये है कि मैं डिजिटल को मैं पर्सनली इसलिए ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा या करता हूँ कि हमारे जब क्लास में एक बार पढ़ाया जाता था, अगर हम नोट कर लिया तो ठीक है, नोट नहीं किया तो हमारा गया। लेकिन आज अगर हम डिजिटल में हम पढ़ते हैं तो रिकॉर्डिंग मिलता है। जी। बार-बार लगातार पोस्ट करता हूँ, देखता हूँ, वो बच्चा उसको मिस्टेक नहीं करते हैं। जी। तो एजुकेशन का एजुकेशन लेवल बढ़ चुका है, स्टैंडर्ड बढ़ जी, चुका है।
ऐसा होगा इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद हायर एजुकेट अगर कोई डेडिकेट लेना चाहता है तो बहुत ही कम लोग फिजिकल मूवमेंट करेंगे, ये ऑनलाइन करेक्ट, लेंगे, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हो या कहीं भी दुनिया का या किसी करेक्ट, स्टेट का। तो एजुकेशन सेक्टर जैसे मस्त हो रही है, बैंकिंग सेक्टर भी मस्त हो रही है। जी, 2 सेक्टर अगर मस्त होगी तो तीसरा कौन से रह गए? हमारा खेती-बाड़ी। अब खेती-बाड़ी तो पैसे से और एजुकेशन से तो लिंक्ड है। तो हम जी, लोग चाहे और ना चाहे, हम मजबूर हैं, डिजिटल में हमें आना पड़ेगा, ये हमारे लिए मजबूरी है। तो आज की डेट में जब मजबूर बंदा हो जाए और तब कुछ करने से बेटर है कि जब पहले ही हम इसका बेसिक नॉलेज लें और बेसिक नॉलेज जिस तरह से डिजिटल आज़ादी प्रोवाइड करते हैं, मैंने अपने 12 साल के करियर में देखा एज़ ए ऑनरशिप करियर में कि नहीं मिलते इतना अच्छी गाइड और मैं इसी इतनी पॉइंट पे बारीकी आ रहा से था आलम ये साहब, क्योंकि कई लोग सिर्फ इस वजह से डिजिटल नहीं होना चाहते क्योंकि वो घबराते हैं। उन्हें लगता है यार बड़ी अंग्रेजी होगी, डिफिकल्ट होगा, हमें समझ नहीं आएगा, हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें कंप्यूटर नहीं आता, हम कैसे कर पाएंगे। तो क्या लगता है आपको, जिसे कंप्यूटर नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, वो सीख सकता है या नहीं? सर डिजिटल वर्ड अंग्रेजी है ना तो इसको सुन के लोगों को डर लग रहा है कि डिजिटल जी, मतलब अंग्रेजी होगा, डिजिटल मतलब कंप्यूटर होगा। लेकिन रियली बताऊं तो ये सारे नॉलेज लोगों के पास है, जितने भी गांव के बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, एकदम कभी स्कूल में नहीं गया लेकिन वो फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, उनके पास मेल आईडी है क्योंकि बिना मेल आईडी का वो अपना मोबाइल का लॉगिन नहीं होगी। जी, सारे काम कर रखे लोगों ने, लेकिन इन्हें ही डिजिटल कहते हैं। इनकी स्टेप होता है कि 1 नंबर कहाँ से, 2 नंबर कहाँ से, 3 स्टेप बाय स्टेप जो कॉम्बिनेशन है इसे कहते हैं इकोसिस्टम और जिसने इकोसिस्टम किया वही है डिजिटल। तो इसमें तो सर अलग से कुछ है नहीं। बस लोगों के पीछे अंग्रेजी वर्ड है डिजिटल, इसको सुन के डर लगता है। सर आप जिस तरह से जितने अच्छे सरल हिंदी भाषाओं में समझाते हैं और मैंने देखा जो हमारे क्वीन हजारिका जी है वो आपका असम में कर रहे हैं, बहुत सारे साथी हमारे हिंदी में कर रहे हैं, कोई मराठी में कर रहे हैं, कोई कन्नड़ा में कर रही है। मैंने सजेशन भी किया था कि मैं बंगाली में भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है तो सुनने में आया कि 1-2 साथी हमारे कलकत्ता से जो है तो जी, वो भी अभी स्टेट प्लेयर है। तो सर डिजिटल किसी भी लैंग्वेज में समझा सकते हैं, डिजिटल वर्ड ही अंग्रेजी है, बाकी सारा चीज हमारे जो भाषा जो चीज हमें समझ आती है वही चीज है जी, और कुछ नहीं है। तो ये डर और डर सा द स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड जो है, इनको सुने तो डर भाग जाएंगे, जैसे डर भाग गए तो डिजिटल आपके हाथ में है। तो इस समय करीबन 1001 स्टूडेंट आप ही की तरह डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, हर रोज सुबह 7 बजे आकर क्लास में बैठते हैं और रचयिता बनना चाहते हैं। 3 स्पेसिफिक चीजें बताइए जिन पर फोकस करें ताकि ये आपकी तरह रचयिता बन सके। तो सर पहला डेडिकेशनली एक उन्हें क्लास को अपनाना चाहिए, 1 नंबर। जी, दूसरा नंबर कि किसी का कॉपी ना करे, नकल ना करे। ओके, वो जैसे है, जिस लेवल पे वीडियो बनाना आता है, जिस लेवल पे आर्ट वर्क बनाना आता है, जिस लेवल पे अगले को एडिटिंग आता है, वो करे क्योंकि वो सीख रहे हैं। वो किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं। करेक्ट, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अपने पे काम करना चाहिए, जितना उनको आता है वो उनको ईमानदारी से करें। पहला करेक्ट, आपको दूसरा पॉइंट हो गया यस, कि ईमानदारी से खुद करे, पहले एक क्वेश्चन को ले रहे और तीसरा इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद वो यानी हमने एक वीडियो शूट किया या आर्ट वर्क बनाया और पब्लिश कर दिया ट्विटर में, व्हाट्सएप में या फिर यूट्यूब में। अब हम उसको ना निकालें और बैठ के हम नोट करें कि मेरा कहाँ गलती हो रही है। एनालाइज करें। हमारा बहुत उम्दा बात कही आपने आलम साहब। सबसे पहले तो हर सेशन अटेंड करना है कंसिस्टेंटली, अपना जी, काम कंसिस्टेंटली करें, अपने साथ ईमानदारी से काम करें, किसी को कॉपी ना करें, और जो काम आप प्रोड्यूस करते हैं उसे एनालाइज करें, उसे बेटर बनाएं, अपने ऊपर काम करें। और अगर भगवान ने हमें ये कैपेसिटी दी है कि हम अपने नॉलेज को लेकर लाखों लोगों का लाइफ बेटर बना सके, तो ये करना अच्छा, पवित्र, पुण्य, इबादत का काम है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप खुद हैं आलम साहब। आपने इतनी मेहनत की है, इतने एफर्ट्स लिए हैं अपनी लाइफ में
और आज भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। ये मेरा और डिजिटल आजादी का सौभाग्य है कि हम आप जैसे स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाते हैं ताकि आप अपने आप को डिजिटल बना सकें और इस डिजिटल लहर को और आगे गांव-गांव, कोने-कोने तक ले जाएं ताकि आम हिंदुस्तानी को इसका फायदा हो। थैंक यू सो मच आलम साहब।